topic we are going to discuss the third chapter of class 10th NCERT textbook geography, and that is water resources. So previously also we have already discussed about resources and its development. We have discussed about forest and wildlife resources. Now the third chapter is also based on resources, and that is water resources. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं वाटर के बारे में और वाटर के कुछ फैक्ट्स इंडिया के संदर्भ में. तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एवरीबडी नोज दैट बिकॉज इट मूव्स इन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हो वाटर साइकिल के बारे में. तो ये वाटर साइकिल ही वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. ओके, बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर फिलअप हो रहा है और ये साइकिल रिपीट होते जा रही है. So that is called water cycle and that is why water is a renewable resources, क्योंकि वो renew हो रहा है, वो renew हो रहा है. 3/4 या फिर आप कह दो 70% of the earth या फिर 3/4 of the earth surface is covered with water. We all know very well, but only a small proportion of it accounts for fresh water fit for use. लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा अमाउंट है पानी का जो हम फ्रेश वाटर, जो हम पीने के लिए पोर्टेबल यूज के लिए हम कर सकते हैं. 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज इन ओशियंस. 96.5% ऑफ टोटल वाटर, सोचो 96.5% ऑफ टोटल वाटर ओशियंस में है, महासागरों में है, समुद्र में है, जो पीने लायक नहीं है, जो सलाइन है, पोर्टेबल नहीं है. फ्रेश वाटर की बात करें तो 2.5%, पूरे विश्व में जितना पानी है उसका सिर्फ 2.5% जो पानी है वो पीने लायक है, फ्रेश वाटर है, ड्रिंकेबल है. 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया. प्रेसिपिटेशन मतलब पहले से ही आप जानते हो, इट इज रेन. तो पूरे विश्व की 4% जो वर्षा है वो भारत में होती है, इंडिया में होती है, प्रेसिपिटेशन. ओके, 133rd रैंक. तो इंडिया का पूरे विश्व में वाटर अवेलेबिलिटी के संदर्भ में 133rd रैंक आता है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम. एक इंसान को, एक व्यक्ति को पूरे साल के अंदर का कितना पानी मिल रहा है उसका अगर रैंक वाइज पोजीशन निकाले जाए हर एक कंट्रीज के, तो भारत का रैंक 133rd आता है, जो पाकिस्तान से भी नीचे है. टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. भारत का टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कितना है? वो है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम. पूरे साल के अंतर्गत इतना स्क्वायर किलोमीटर जो पानी है वो रिन्यू होता है भारत में हर साल, पर एनम, हर साल. अभी यहाँ पे एक दूसरा फैक्ट है कि वाटर स्कैर्सिटी, भारत में वाटर स्कैर्सिटी कब आ जाएगी, भारत में पानी की कमी कब होने लगेगी? बाय 2025 अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, according to the meteorological departmental surveys and all that, by 2025 मतलब आने वाले 5 साल में भारत के मेजर सिटीज में पानी की जो है अछत, पानी की जो कमी है वो महसूस होगी. अभी हम बात करते हैं इस नए टर्म की वाटर स्कैर्सिटी के बारे में कि वाटर स्कैर्सिटी आखिर है क्या. तो हियर्स द डेफिनेशन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, दैट द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर्ड टू इट्स डिमांड इन अ रीजन is known as a water scarcity. For example, there are 50 person living in an area. उन 50 लोगों को हर रोज एक व्यक्ति के हिसाब से 60 लीटर पानी चाहिए. 60 लीटर पानी चाहिए. तो टोटल कितना पानी चाहिए? 3000 लीटर चाहिए रोज का. अगर 3000 लीटर पानी नहीं मिल रहा एक रीजन में इन लोगों को रोज, तो फिर इट विल बी कॉल्ड वाटर स्कैर्सिटी. इट विल बी कॉल्ड वाटर स्कैर्सिटी. अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी की, कि वाटर स्कैर्सिटी की कॉजेस क्या है, क्यों होते हैं. पहला था ओवर एक्सप्लॉयटेशन. पहले भी हमने देखा है कि जितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा अनदेखा करके आप अगर रिसोर्सेज का, संसाधनों का उपयोग करेंगे, देन ऑफ कोर्स द रिसोर्सेज विल गेट एक्सप्लॉयटेड, एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लॉयटेशन we will face what? We will face scarcity of whatever resource it may be. But right now we are talking in context of water. Excessive use and unequal access to water among different social groups. अलग अलग सामाजिक समूह, सामाजिक गुटों को अगर आप excessive या unequal water distribution देते हैं, तो it is also not good and it will lead to water scarcity.
For example, there are living a tribal people in the forest. They are getting enough of water, but at the same time, there are some people who are living in juggies, who are living in the dharavi, okay, slums. They are not getting water. So that is called the unequal distribution of the resources. The third major cause is large population or the increasing population. The more and more the population will increase, the demand will also increase, and if the supply is not fulfilling the demand, then it will lead to the scarcity of water. अब हम बात करते हैं वाटर स्ट्रेस के बारे में. तो यहाँ पे एक विद्वान है फैल्कन मार्क स्कॉलर, वो बताते हैं कि वाटर स्ट्रेस occurs when water availability is between 1000 to 1600 cubic meter per person per year. अगर पानी जो है, पानी लोगों को सिर्फ 1000 या 1600 cubic meter per person per year ही मिल रहा है, then it will be termed to as water stress in that particular area, and it is termed by Falcon Mark. अब हम बात करते हैं डैम के बारे में कि डैम क्या है. तो डैम is a barrier across flowing water that obstructs direct or retards the flow and often creating a reservoir, lake or impoundment. क्या क्रिएट कर रहा है? रिजर्वोयर, लेक या फिर इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो रहा है. और क्या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? वाटर का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है डैम. डैम का काम वाटर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, और डैम का काम बहुत सारे, देयर आर मल्टी टास्किंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग प्रोजेक्ट्स, डैम्स. उसके बारे में हम और भी ज्यादा जानने की आगे जाके कोशिश करेंगे. इट्स अ रिजर्वोयर रेदर देन अ स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर से भी ज्यादा वो क्या है? वो एक रिजर्वोयर है जो रिजर्व करता है वाटर को, बचा के रखता है फॉर द फ्यूचर पर्पस, फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ दैट रीजन. स्पिलवे. स्पिलवे क्या है? Also known as weir. It is also known as weir, section in dams over which it is intended that water will flow either immediately, intermittently or continuously. Spillway, जिसे हम दरवाजे भी आप कह सकते हो, वो एरिया या फिर वो क्षेत्र, वो रीजन डैम का जहां से पानी स्पिल हो रहा है, जहां से पानी निकल रहा है, बह सकता है, and that flow you can control that flow. So this was about spillway, dam and water stress. Now we will discuss more about dams. So dams, which is also called multi-purpose river projects, it serves several purposes in addition to impounding the water of river and used later to irrigate agricultural fields. तो जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड, जितने भी खेत है, उन खेतों को पानी पहुंचाना और जितनी भी पानी की हमारी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का होता है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं डैम्स के नाम से. So these dams are used to fulfill the need of water. So here is one example of Bhakra and Nangal project, which is there in Punjab and Haryana. It is in the Satluj basin, Bias. सतलुज और बियास का जो बेसिन है उसमें ये भाखड़ा और नांगल प्रोजेक्ट स्थित है. वहां बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय से. अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया. तो भारत के अतीत में पहले ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है जहां पे इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को बनाया गया या फिर ऐसी टेक्निक्स का यूज किया गया जिससे पानी को सेव किया जाए और पानी को सेव करने के बाद उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग किया जाए. तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट सेंचुरी बीसी का. तो यहाँ पे इलाहाबाद के पास एक छोटा सा शहर या फिर आप कस्बा कह दो, श्रीनागरवेरपुरा. तो श्रीनागरवेरपुरा जो इलाहाबाद के नजदीक है, had sophisticated water harvesting system channeling the flood water to the river गंगा. तो गंगा नदी के नजदीक है इलाहाबाद और श्रीनागरवेरपुरा. तो श्रीनागरवेरपुरा में जो भी फ्लड का पानी आता है, जितना भी फ्लड का पानी आता है, उस फ्लड के पानी को डायरेक्शन दे दिया गया गंगा रिवर के तरफ, जिससे जितना भी फ्लड वाटर है वो पूरा वेस्ट ना हो जाए, वो गंदा ना हो जाए और डायरेक्ट रिवर में चला जाए, जिससे उसका एक प्रॉपर यूज हो सके. या फिर ऐसी हार्वेस्टिंग टेक्निक का उन्होंने इनोवेशन किया, ऐसी हार्वेस्टिंग सिस्टम या चैनलिंग उन्होंने शुरू की, जिससे जो फ्लड का पानी वो डायरेक्टली कहां चला जाए, रिवर में चला जाए, जिससे उसका आने वाले फ्यूचर में अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ड. बहुत ही ज्यादा प्रमाण में मौर्य एम्पायर के टाइम डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनाए गए. एविडेंस इन कलिंगा,
नागार्जुनकोंडा, बेनूर, कोल्हापुर एटसेट्रा। और ये जो एविडेंस है डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स के, वो हमें कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, बेनूर और कोल्हापुर जैसे शहरों में आज भी मिलते हैं। 11वीं शताब्दी की अगर बात की जाए 11th सेंचुरी की, तो 11th सेंचुरी में भोपाल लेक वॉज बिल्ट। भोपाल लेक वॉज built by the Begums of Bhopal, which you will learn if you see more about the history of Bhopal. In 14th century, 14वीं शताब्दी में the lake in हौज खास एक दिल्ली का छोटा सा एरिया है जहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ एक लेक का इल्तुतमिश द्वारा। तो इल्तुतमिश आप जानते हो बहुत बड़ा शासक था दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता था, फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। तो सीरी फोर्ट एरिया, वहां पे जो महल था, वहां पे जो फोर्ट था, उस फोर्ट में, उस किले में पानी पहुंचाने का काम इल्तुतमिश ने करवाया। सप्लाई ऑफ वाटर वहां इल्तुतमिश द्वारा शुरू हुआ। एक लेक बनाया गया 14th सेंचुरी में और उस जगह का नाम था हौज खास, जो दिल्ली में स्थित है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, वाटर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल से। इरिगेशन ऑफ कोर्स हो रहा है, हमने यही डिस्कस किया। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, ओके, घरेलू हाउस होल्ड वर्क के लिए और उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। फूड कंट्रोल, आप खाना आप फिशिंग कर सकते हैं, ओके। रिक्रिएशनल वर्क हो सकता है, टूरिज्म वहां हो सकता है। आइलैंड नेविगेशन ऑफ कोर्स, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आप बहुत अच्छी तरह स्थापित कर सकते हो। फिश ब्रीडिंग वहां पे जितना मत्स्य पालन की जितना भी प्रोसेस है वो सब आप बहुत अच्छी तरह कर सकोगे। ये सारे एडवांटेजेस है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट या फिर डैम्स के। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के। हर एक चीजों की कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसी तरह यहाँ भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हमने एडवांटेजेस देख लिए, अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के। तो इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। तो क्या हो रहा है, डैम कुछ होता है इस तरह का, सपोज ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है और हियर इज द डैम एंड द रिवर फ्लोज लाइक दिस। सो इधर एक तटबंध बना दिया जाता है, एक डैम बना दिया जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसी हाइड्रोलिक सिस्टम्स होती है जो पानी को यहां से नीचे छोड़ती है, जिससे यहाँ पे टर्बाइंस होते हैं। तो उन टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। लेकिन ये एक हाइट वाला हिस्सा है, फिर वो पानी नीचे जाता है या फिर यहां से बाहर निकलता है। तो जितना भी बालू, गाद, सिल्ट, जितनी भी मिट्टी आती है वो एक टाइम यहाँ पे सेडिमेंट होती रहती है, उसका जमाव यहाँ पे बढ़ता रहता है। और एक टाइम आता है जब सेडिमेंट बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, सेडिमेंट्स यहां तक आ जाते हैं, फिर पानी रोकने की क्षमता जो डैम की है वो कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। सो दैट इज इट इज व्हाई इट इज सेड दैट excessive sedimentation is a disadvantage. It affects the natural flow of the river. Okay, तो जितना यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता जाएगा तो रिवर उधर से और इधर से फ्लो करेगी, तो रिवर का जितना भी कैचमेंट एरिया था वो अब बढ़ जाएगा। That is not good. It destroys the habitats for rivers aquatic life. Aquatic life का भी बहुत ही नुकसान हो जाता है। अगर एक नेचुरल फ्लो को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए इट इज वेरी हार्मफुल। सबमर्जेस द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल इफ क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स में अगर बना दिया गया डैम्स को, देन इट इज नॉट एट ऑल गुड थिंग टू डू। ओके, फ्लड प्लेन्स में बना दिया गया तो वेजिटेशन ठीक नहीं हो पाएगा, सॉइल क्वालिटी और सॉइल भी जितनी है वो सेडिमेंट वो इरोड होती जाएगी, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा और जितना भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए सॉइल का वो अच्छी तरह से नेचुरल वे में नहीं होगा। हम अब फोर्थ पॉइंट डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इट डिस्प्लेसेस लोकल पीपल टू प्लेस वेयर इट इज क्रिएटेड। तो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता है जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, स्पेशली जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका।
अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। और जब ज्यादा बारिश आ जाती है तब इस फ्लो को कंट्रोल करना, फ्लड्स को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डैम्स ऑलरेडी पूरे फिलअप होते हैं, वो थर्ड फोर्थ या उससे ज्यादा फिलअप होते ही है, फिल्ड होते ही है। और अगर जब फ्लड आ जाएगी, एक्सेसिव रेन आ जाएगी, तो वो पानी को बहुत ही ज्यादा प्रमाण में छोड़ना पड़ता है, जिससे फ्लड की आशंका रहती है। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, द डिसएडवांटेजेस, projects induced earthquakes, caused waterborne disease and pests and pollution resulting from excessive use of water। ज्यादा पानी का उपयोग करोगे तो पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओके व्हाट इट इज सेड दैट अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो डैम का जितना भी पानी है, डैम टूटने का डर रहता है, और अगर डैम टूट जाएगा तो बहुत ही ज्यादा प्रमाण में फ्लड आ जाएगी और वाटरबोर्न डिजीज भी आती है, क्योंकि वाटर पूरा वहां जमा हुआ है, तो वाटरबोर्न डिजीज भी। दीज आर सम disadvantages of multi-purpose river projects. Now we will be discussing further about the movements which were held because of these multi-purpose projects, river projects. So this was about the first part of this chapter called water resources. In the second part we will be discussing about rainwater harvesting and how it is important for us. We will be discussing about the bamboo irrigation and the some other examples of India's different states and how they harvest and conserve the water. In this part we have already discussed about the multi-purpose projects and the significance of water in our day-to-day life. So I hope you liked the video. If you liked it, please make sure you like it, you comment it down if you have any queries, questions or doubts related to this topic or anything else if you want to share. And please share my channel, please share this video, and make sure you subscribe my channel and hit the bell icon for all the latest videos of my upcoming videos. Thank you very much for watching.